CH-125 आरव पर हुआ हमला। दादू, आपका इस मिशन के बारे में क्या सोचना है? चुटकी ने रणविजय दादू से पूछा। क्योंकि क्लाइंट हम पर बहुत भरोसा करता है और मिशन की फीस पहले ही हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर चुका है, हमें उस मिशन की जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं कुछ दिनों के लिए जतिन को उसके दूसरे मिशन से यहाँ बुला लूंगा, रणविजय दादू ने कहा। रुकिए दादू, मैं तो खुद हंटर हूँ, तो मैं खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता। क्या जब तक मैं सुरक्षित हूँ तब तक पैसे हमारे हैं और हीरो हंटिंग एजेंसी का नाम भी खराब नहीं होगा। आरव सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोच रहा था। कुछ दिनों से हीरो हंटिंग एजेंसी में आरव के लिए कोई मिशन नहीं था और अब जब कोई मिशन आया था तो वो उसे करने से सिर्फ इसलिए पीछे नहीं हट सकता था क्योंकि वो पेचीदा था। और अगर आरव इस मिशन को लेकर खुद को प्रोटेक्ट कर भी लेता तो इसमें क्या परेशानी थी। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर गलती से भी तुम्हें कुछ हो गया तो हमारी हीरो हंटिंग एजेंसी का नाम खराब हो जाएगा। इतने सालों में जो हमने इज्जत कमाई है वो मिट्टी में मिल जाएगी, रणविजय दादू ने एकदम सीरियस टोन में कहा। दादू की बात सुनकर आरव हताश हो गया था। वो काफी दिनों से एक मिशन पर जाना चाहता था, लेकिन अब जब एक मिशन उसके सामने था तो वो उसे नहीं कर सकता था। तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा। अगर किसी ने तुम्हारी सुरक्षा के लिए हीरो हंटिंग एजेंसी को इतनी बड़ी रकम दी है तो इसका मतलब है कि तुम्हारी जान को खतरा है। कहीं तुमने किसी से लड़ाई तो नहीं की? चुटकी ने आरव की फिक्र करते हुए कहा। मैं वैसे भी यहाँ वहाँ तो घूमता नहीं हूँ, ज्यादातर वक्त मैं अपना मैजिक कल्टीवेशन करता हूँ। ये सब करने में मुझे कैसे कोई खतरा हो सकता है? और जहाँ तक रही किसी से लड़ने की बात, तो मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं किसी से लड़ाई करूँ, आरव ने कहा। आरव ने जब अपने दिमाग पर जोर डालना शुरू किया तो उसे अनन्या के हिस्ट्री टीचर की बात याद आई। अगर शैतान नगरी के लोग अब भी संजीवनी झील के पीछे थे और अगर संजीवनी झील के पीछे कोई और प्राचीन राज छुपा हुआ था तो इसका मतलब ये था कि शैतान नगरी के लोग जरूर उस पर हमला करेंगे। और आरव को ये बखूबी मालूम था कि अकेले शैतान नगरी के लोगों का सामना करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। कहीं मिस्टर सूर्यांश ने शैतान नगरी का मकसद पता लगाकर हीरो हंटिंग एजेंसी को मेरी सुरक्षा के लिए पैसे तो नहीं दिए या फिर इसके पीछे कोई और है? आरव ने मन ही मन सोचा। आरव को पता था कि ऐसे ज्यादा लोग नहीं थे जो उसकी सुरक्षा करने के लिए इतने सारे पैसे लगा पाते, इसलिए उसका सबसे पहला गैस था संजीवनी भूमि के लोग, जो उसे काफी अच्छे से जानते थे। तुम्हें अटपटा महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। जतिन लोगों की रक्षा करने में एक्सपर्ट है, जिनकी रक्षा वो करता है उन्हें तो पता भी नहीं चलता जब तक खतरा उनके ऊपर से टल नहीं जाता। चुटकी, तुम आरव की रक्षा करने में जतिन की मदद कर सकती हो, रणविजय दादू ने कहा। जी दादू। दादू की बात सुनकर आरव के मन में आया कि वो उन्हें सच बता दे, लेकिन अगर वो उन्हें सच बताता तो उसे संजीवनी झील के बारे में भी बताना पड़ता, जो वो नहीं चाहता था। इसलिए उसने उनसे कुछ भी नहीं कहा। हीरो हंटिंग एजेंसी से बाहर आने के बाद आरव का दिल बहुत भारी हो गया था। पहले तो आरव को ये कोई मजाक लगा था, लेकिन जब उसे अनन्या के टीचर की बात याद आई तो वो समझ गया कि मामला काफी सीरियस था। अगर शैतान नगरी के लोग सच में कुछ प्लान कर रहे थे तो न सिर्फ उसके लिए बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती थी। वो जानता था कि शैतान नगरी के लोग कितने बुरे थे और अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। आखिर उन्होंने ही तो उसके पूरे शहर को तबाह किया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो लोग कहीं भी पहुंच सकते थे, चाहे वो समरना एजे हो जो संजीवनी भूमि की आर्मी में छुपा हुआ था या फिर सीड हो जो 10 साल से सिंह फैमिली का बेटा बनकर रह रहा था। ऐसे लोगों से खुद की सुरक्षा करना बहुत मुश्किल होता था। अब इस बारे में सोचने से कुछ नहीं होने वाला। मुझे एक कदम फूक फूक कर रखना होगा और अब मैं पहले जैसा कोई प्राइमरी मैजिशियन तो हूँ नहीं। अगर उन शैतान नगरी के लोगों ने मुझ पर हमला किया तो मैं उनसे निपट लूंगा, आरव ने मन ही मन सोचा। जब आरव यूनिवर्सिटी पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। वो अपने फ्लैट जाने के लिए लंबा रास्ता नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो पार्क से होकर जाने वाले रास्ते से जाने लगा। वो आर्टिफिशियल झील तक पहुंचा ही था कि उसे थोड़ी दूर पर एक पहाड़ी के पीछे कुछ लोगों की परछाइयां दिखाई दी। शैडो एलिमेंट के इंटरमीडिएट रैंक पर पहुंचने के बाद आरव परछाइयों को परखने में बहुत माहिर हो गया था। भले ही ये परछाइयां उस पहाड़ी के पीछे थी, लेकिन आरव फिर भी उन्हें महसूस कर पाया था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। ये शैतान नगरी के लोग इतने जल्दी मुझ पर हमला कर रहे हैं, आरव ने खुद से कहा। शायद दादू ने अब तक मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए जतिन भैया को नहीं भेजा है। उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि शैतान नगरी के लोग मुझ पर इतनी जल्दी हमला कर देंगे। लेकिन इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ये आर्केन मैजिक यूनिवर्सिटी में आकर मुझ पर हमला कर रहे हैं, आरव ने सोचा। जाओ, जितनी जल्दी हो सकता है जाकर उसका काम तमाम कर दो। आरव को किसी की आवाज सुनाई दी, शायद वो इन लोगों का लीडर था। आरव ने एक बड़ा कदम पीछे लिया ताकि वो इन लोगों को अच्छे से देख सके।
तभी उसे पहाड़ के पीछे से कुछ परछाइयां बाहर आती हुई दिखाई दी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन लोगों के पास कई सारे स्टार पाथ्स घूम रहे थे, जिसका मतलब ये था कि वो हमले की पूरी तैयारी कर चुके थे। एक बहुत चमकदार फायरबॉल पहाड़ी के ऊपर से होकर रात के अंधेरे में अपना रास्ता बनाते हुए सीधा आरव की तरफ बढ़ रही थी। इस फायरबॉल की लपटें देखकर आरव को समझ आ गया था कि ये फायर बस्ट के 3rd लेवल की स्पेल है। आरव तुरंत अपनी जगह से हटा और फायरबॉल वहीं जाकर लग गई और वहां फायर बस्ट की आग जोरों से धड़कने लगी। आरव ने गुस्से में अपना पैर जमीन पर पटका और उसके पैर के नीचे रोज कलर फ्लेम्स आ गई थी और उन्होंने धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी पर एक कवच बना लिया था। जैसे ही कुछ इंसान की फायर फ्लेम्स को आरव की रोज फायर फ्लेम्स की मौजूदगी का एहसास हुआ, वो उसकी फायर फ्लेम से दूर जाने लगे। ये क्या मजाक है, बड़े आए मेरे रोज फ्लेम से मुकाबला करने वाले। आरव ने गुस्से में उस मैजिशियन की तरफ देखा जिसने उस पर फायर बस्ट से हमला किया था। इससे पहले कि वो उसे ठीक से देख पाता, वहां मौजूद आर्टिफिशियल झील का पानी कम होने लगा और वहां पानी का एक बहुत बड़ा बवंडर बन गया। झील का सारा पानी इस बवंडर में खींच गया था। देखते ही देखते इस बवंडर ने एक ड्रैगन का रूप ले लिया जो सीधा आरव पर हमला करने वाला था। जैसे ही ये आरव के पास आया, आरव ने बिना वक्त बर्बाद किए अपने मैजिक बूट्स को एक्टिवेट किया और तुरंत इन बूट्स ने उसके घुटनों के नीचे एक कवच जैसा बना लिया और उसके पैरों में असीम शक्ति आ गई। अपने सिर्फ एक कदम से आरव 10 मीटर दूर कूद सकता था। वो जानता था कि बवंडर की शक्ति तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी रफ्तार बेहद कम है। इसलिए आरव ने उसके रास्ते को कैलकुलेट किया और पहले एक स्ट्रीट लैंप पर खुदा, फिर उसके पास ही एक पेड़ पर चढ़ गया। आरव ने तो अपनी दिशा बदल ली थी, लेकिन वो बवंडर अपनी दिशा नहीं बदल पाया और सीधा जंगल में चला गया। वहां के पेड़ों को देखकर ही लग रहा था कि वहां एक बहुत बड़ा तूफान आया था। ये लड़का तो सच में बहुत चालाक है। आरव को किसी की आवाज सुनाई दी, लेकिन आरव ने उस इंसान पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि अभी उसे सबसे ज्यादा खतरा उस विंड मैजिशियन से था जिसने ये बवंडर बनाया था और आरव पहले उससे निपटना चाहता था। आरव ने चुटकी बजाई और उसके हाथ से लाइटनिंग स्ट्राइक की शक्ति बाहर निकलने लगी। इसके लाइटनिंग सैनिक उस विंड मैजिशियन की तरफ बढ़ने लगे जिसने आरव पर हमला किया था। जैसे ही आरव ने देखा कि उसके लाइटनिंग स्ट्राइक ने सही इंसान पर हमला किया है और वो इंसान अब पैरालाइज होकर हिल भी नहीं पा रहा है, तो आरव पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। इस दौरान उसके सामने 2 फायर बॉलर्स फटी और जोर का धमाका भी हुआ, लेकिन उसके पास रोज फ्लेम्स थी जिस वजह से उसे इन छोटी मोटी फ्लेम्स से डर नहीं लगता था। वो इस फायर बस्ट के हमले से बचा और मैजिक बूट्स की मदद से तेजी से पहाड़ी की तरफ भागने लगा। मैजिक बूट्स, हमला करो। जैसे ही आरव ने अपने मैजिक बूट्स के हमले को एक्टिवेट किया तो उसके पैरों में अपने आप एनर्जी आने लगी। अब उसके पैरों की शक्ति किसी आम इंसान की तरह नहीं थी, उनमें ब्लड बीस्ट के पैरों की ताकत आ गई थी, क्योंकि उसके बूट्स एक खास ब्लड बीस्ट के पैरों से ही बने थे। आरव ने जैसे ही उस छोटी सी पहाड़ी को किक किया, पहाड़ी में दरार आ गई और उसके पीछे छुपा हुआ इंसान भी आरव के हमले से घायल हो गया। आरव ने न सिर्फ उस पहाड़ी को तोड़ दिया था बल्कि उस इंसान की कई सारी हड्डियां भी तोड़ दी थी। वो इंसान अब इस टूटी हुई पहाड़ी के मलबे में दबा हुआ था। इसके बाद आरव ने उन 2 लोगों को देखा जो इस विंड मैजिशियन के साथ आए थे। उन हमलावरों का चेहरा देखकर साफ समझ में आ रहा था कि आरव की शक्ति देखकर वो बुरी तरह से दंग रह गए थे। आरव ने अपनी किक से उस पहाड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। ये बात तो वो लड़के भी समझ गए थे कि ये कोई आम लड़का नहीं था। इन 3 लोगों को प्रवीण ने भेजा था। जैसे ही उसे पता चला था कि आरव श्रेया के साथ रह रहा है, वो गुस्से से लाल हो गया था, लेकिन श्रेया के सामने वो कुछ कर भी नहीं सकता था। इसलिए उसने अपने कुछ लड़कों को यहाँ शाम के अंधेरे में भेजा था ताकि वो आरव को सबक सिखा सके। वो लोग यहाँ आकर आरव को डराना धमकाना चाहते थे, लेकिन आरव ने उनके सबसे ताकतवर इंटरमीडिएट मैजिशियन अंश को बुरी तरह से घायल कर दिया था। कौन हो तुम लोग? जब आरव ने देखा कि वो लड़के वहां किसी बुत की तरह खड़े हुए थे तो उसे एहसास हुआ कि ये शैतान नगरी के लोग नहीं थे। अगर शैतान नगरी के लोगों ने उस पर हमला किया होता तो या तो वो उसकी जान ले लेते या फिर अपनी जान दे देते, लेकिन इन लोगों ने तो उस पर सिर्फ प्राइमरी मैजिक स्पेल से हमला किया था। उसके बाद ही वो इंटर मैजिक वाला बवंडर आया था। हम आर्केन मैजिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और यहाँ एक लड़के को सबक सिखाने आए थे, लेकिन हमें बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। हमने आपको वो लड़का समझ लिया, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। हम आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। शुरुआत में फायर स्पेल का इस्तेमाल करने वाले लड़के ने कहा। हाँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपके सामने तो हम कुछ भी नहीं है। उसके साथ खड़े हुए दूसरे लड़के ने कहा, तुम लोगों को यहाँ किसने भेजा था? आरव ने उन लड़कों से पूछा। वो हमें यहाँ प्रवीण ने भेजा था। अब उन दोनों की हिम्मत नहीं बची थी कि आरव के सवाल का जवाब न दे। उससे बचने के लिए तो वो उसे कुछ भी बताने को तैयार हो जाते। आरव ने जैसे ही ये नाम सुना, उसकी हंसी छूट गई।
ये लोग कोई शैतान नगरी के आए हुए हमलावर नहीं थे, बल्कि उसकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कुछ मामूली स्टूडेंट्स थे। अगर उन्होंने अपनी पहचान बताने में थोड़ी भी देर की होती तो आरव अब तक उन्हें अपने फ्यूरी फिस्ट से राख में बदल चुका होता। शैतान नगरी के लोगों के लिए आरव के मन में कोई दया नहीं थी। उनके हाथ न जाने कितने मासूम लोगों के खून से रंगे हुए थे। भले ही वो उनसे थोड़ा डरता था, लेकिन उसकी नफरत और उसका गुस्सा इस डर से कहीं ज्यादा था। जल्दी इसे यूनिवर्सिटी के फर्स्ट एड रूम लेकर जाओ, जरा भी देर की तो ये मर भी सकता है। आरव ने उन दो लड़कों को ऑर्डर दिया। आरव की बात सुनकर वो दोनों लड़के उस पहाड़ी के मलबे की तरफ भागे और अपने सीनियर अंश को उसमें से निकालने लगे। जैसे ही उन्होंने अजीत को उठाया, वो बुरी तरह शॉक हो गए। अंश के शरीर की ज्यादातर हड्डियां टूट गई थी और उसकी सांसें भी बहुत धीमी होने लगी थी। अभिजीत और अभिलाष अच्छे स्टूडेंट्स थे। वो तो सिर्फ अपने सीनियर के कहने पर यहाँ आए थे और सिर्फ आरव को थोड़ा डराना चाहते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहाँ आकर उनके सीनियर का ही चूरमा बन जाएगा। अब उन्हें लगता था कि उन्होंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अभिजीत और अभिलाष वहाँ ज्यादा देर नहीं रुके। उन्हें डर था कि अगर उस इंसान का मूड और खराब हो गया या फिर उसे गुस्सा आ गया तो वो उनका हाल भी उनके सीनियर की तरह ही करेगा। कुछ देर बाद आरव अपने फ्लैट की तरफ जाने लगा। मुझे लगता है कि उस मिशन को देखकर मैं कुछ ज्यादा ही सतर्क हो गया हूँ। शायद शैतान नगरी के लोग बहुत ताकतवर हैं, लेकिन आर्केन मैजिक यूनिवर्सिटी में आकर मुझ पर हमला नहीं करेंगे, आरव ने खुद को शांत करते हुए कहा। लेकिन ये सिर्फ कहने में ही आसान था। ये पता होने के बाद कि शैतान नगरी के लोग उस पर हमला करने वाले थे, वो शांत कैसे रह सकता था। संजीवनी भूमि की तबाही में न जाने कितने लोगों की जान गई थी और उनमें से कई लोग ऐसे भी थे जिन्हें आरव खुद जानता था। उसके दिल में अब भी वो यादें ताजा थी जब किरण ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई थी। इस आपदा में उनकी मौसी के पति की भी दर्दनाक मौत हो गई थी। उसके सिटी हंटर स्क्वाड के कैप्टन मिस्टर विक्रांत और उनके मेंबर वेदांत की भी मौत हो गई थी। सेफ्टी एरिया की तरफ जाते वक्त उसने ऐसे कई लोगों की लाशें देखी थी जिन्हें वो बखूबी जानता था। इतने सारे लोगों को एक साथ खोने के गम ने शैतान नगरी के लोगों के लिए उसकी नफरत को बढ़ा दिया था। एक नए शहर में आने के बाद आरव ने अपनी इन डरावनी यादों को भुलाने की कोशिश तो की थी और ये धीरे धीरे धुंधली भी होती जा रही थी, लेकिन शैतान नगरी के लोगों के लिए उसकी नफरत उसके दिल में बढ़ती जा रही थी। कुछ देर पहले उन लड़कों ने आरव के इसी गुस्से और नफरत को देखा था जो वो शैतान नगरी के लोगों से करता था। वो तो आरव की किस्मत अच्छी थी कि वो अंश नाम का इंसान जिंदा बच गया था, वरना उसे मारने के जुर्म में आरव को मैजिक कोर्ट भी जाना पड़ सकता था, भले ही उसने ऐसा अपनी सेल्फ डिफेंस में ही क्यों न किया हो।